हेलो दोस्तों, आगे पढ़ेंगे हम। काय संरचना इसका होता है। मोनेरा का कोशिकीय होता है, प्रोटिस्टा का कोशिकीय होता है, फंजाई का बहुकोशिकीय अड्रेड उत्तक होता है, उत्तक अंग उत्तक तंत्र होता है, एनीमिलिया का उत्तक अंग अंग तंत्र होता है। पोषण का विधि स्वपोषण, रासायनिक संश्लेषण एवं प्रकाश संश्लेषण तथा परपोषी मृतजीवन परजीवी होता है। मोनेरा में स्वपोषी, प्रोटिस्टा में प्रकाश संश्लेषण तथा परपोषी होता है, फंजाई में परपोषी होता है, मृतपोषी एवं परजीवी होता है। प्लांटी में स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण होता है। एनीमिलिया में परपोषी प्राणी संभोजी मृतपोषी इत्यादि। प्रजनन की विधि संयुग्मन द्वारा होता है, युग्मक संलयन एवं संयुग्मन द्वारा होता है। फंजाई में निषेचन द्वारा होता है, प्लांटी में निषेचन और निषेचन द्वारा, एनीमिलिया में भी होता है। सन 1969 में RH विकेटर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण का पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगत के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनीमिलिया प्लांटी था। उसका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की क्रियाविधि, प्रजनन, जातिवृत्तीय संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानकदंड थे। तालिका 2.1 में इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक वर्णन दिया गया है। इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरित स्वाद, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादप के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एवं दूसरे से एकदम अलग थे। जीवन की 3 अनुचित्र पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई थी, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया तथा सारे यूकेरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया था। अतः एक षष्ठ जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई। अतः आप इस पद्धति के विषय में विस्तृत से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकेरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार कोशिका जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लोमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा शैवाल। इस वर्गीकरण में कवक जैसे परपोषी का हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच में विभेद नहीं किया गया, जबकि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की एक एवं हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। इनमें लक्षणों का ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एकोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं कोलेरा जिन्हें पहले पादप के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था। पैरामेसियम एवं अमीबा जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था के साथ रखा गया, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार के इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया, जिन्हें पहले की पद्धति में अलग अलग रखा गया था। ऐसे वर्गीकरण के मानकदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं,
जो लक्षण तथा विकासीय सिद्धांतों के प्रति हमारे समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकारिकी कायिकी एवं प्रजनन संबंधित समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जातिवृत्तीय हो और विकासीय संबंधों पर भी आधारित हो। इस अध्ययन में हम विकेटर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा प्रोटिस्टा एवं फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी एवं एनिमलिया के जगत में जिन्हें सामान्य भाषा के क्रम पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं की चर्चा आगे के 2 अध्यायों में अलग अलग करें। मोनेरा जगत सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। यह सूक्ष्मजीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया दिखाए गए हैं। यह गर्म जल के झरनों, मरुस्थलों, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थान, जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं, में भी पाया जाता है। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या अन्य भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूह गोलाकार, कोकस, बहुवचन कोकाई, छोड़ाकार, बेसिलस बहुवचन बेसिलाई, कोमा आकार के बेब्रियम बहुवचन बेब्रिया, सर्पिलाकार स्पाइरिलम बहुवचन स्पाइरिला में बांटा गया है। यहाँ पे ड्राइंग है। कोकस का बेसिलाई का बीजाणु यहाँ पे स्पाइरिला का है, कसाब है स्पाइरिला का, बेब्रियो। यहाँ पे यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यधिक सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनके व्यवहार अत्यधिक जटिल होते हैं। उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधताएं पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप में वो अपने भोजन अकार्मिक पदार्थों से संश्लेषित करते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी अथवा रासायनिक संश्लेषण स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे अपने भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारी तथा मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। आध बैक्टीरिया यह विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। यह बैक्टीरिया अत्यधिक कठिन वास स्थान जैसे अत्यधिक लवणीय क्षेत्र, हैलोफी, गर्म झरने, थर्मोएसिडोफिलस एवं कक्ष क्षेत्र मिथेनोजेन में पाए जाते हैं। आध बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यही लक्षण प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी तो होता है। तो मिथेनोजेन उनके रूमिनेंट पशु गाय भैंस के आंत्र में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन जैव गैस का उत्पादन करते हैं। हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाब चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीलहरित शैवाल भी कहते हैं, में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा यह प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय कॉलोनियां अथवा तंतुमय अलवणीय जलीय, समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल हैं। इनके कॉलोनी प्रायः जलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत
फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया जैसे नॉस्टक एवं एनाविना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिका द्वारा स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषित बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा की उपयोग एटीपी उत्पाद के लिए करते हैं। यह नाइट्रोजन फॉस्फेट्स, आयन एवं सल्फर जैसे पोषक के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीव संबंधित गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविक के उत्पाद में, लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्य, फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर जैसे बीमारियां होती है। यह तंतुमय शैवाल नॉस्टक है। यहाँ पे हेट्रोसिस्ट है, सलेस्मी अच्छाद है। एक इसका है, एक तंतुमय शैवाल नॉस्टक का। आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे कोशिका झिल्ली डीएनए। ये किसका है? एक विभक्त होते हुए बैक्टीरिया का है। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में यह बीजाणु बनाते हैं। यह लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। माइक्रोप्लाज्मा एक ऐसे जीवधारी हैं जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाया जाता है। यह सबसे अधिक जीवित कोशिका है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। अनेक माइक्रोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होती है। यहाँ पे प्रोटिस्टा जगत में सभी एकोष्कीय यूकेरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई है। एक जीव वैज्ञानिकों के लिए जो प्रकाश संश्लेषित प्रोटिस्टा है, वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड, औपांग कवक एवं प्रोटिस्टा सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। यूकेरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकाएं पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कशाभ एवं पक्षमाभ भी पाए जाते हैं। यह अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज जाइगोट बनने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करता है। क्राइसोफाइट्स इस समूह के अंतर्गत डाइनोफ्लैजेलेट सुनहरे शैवाल आते हैं। यह स्वच्छ जल एवं अलवणीय समुद्र पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। यह अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते हैं। डायएटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिछादित कवच बनाती है। इन भित्ति में सिलिका होती है, जिसके कारण यह नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार मृत डायएटम्स अपने परिवेश वासस्थान, जिसे
परिवेश वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डायएटमी मृदा कहते हैं। कनिमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने तथा तेल तथा सीरम के निस्संदन में होता है। यह समुद्र के मुख्य उत्पादक है। डायनोफ्लेजिलेट यह जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होता है। इसमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखाते हैं। इसमें इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिका होती है। अधिकतर डायनोफ्लेजिलेट में दो कसाब होते हैं, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होते हैं। प्रायः लाल डायनोफ्लेजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र की जल लाल या लाल रंग दिखने लगता है। इनमें इनकी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरणतः गोनियोलेक्स या गोनियोलेक्स जो भी कहें, ह्यूग्लिनोइड। इनमें से अधिकतर स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थों की परत पेलिकिल होती है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाता है। इसमें दो कसाब होते हैं, जिसमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर यह सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनोइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। उदाहरण के लिए यूग्लिना। औपांग कवक के बारे में औपांग कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है। यह सड़ी हुई टहनियाँ तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में यह समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में यह बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इस बीजाणु का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। प्रोटिस्टा सभी प्रोटिस्टा परपोषी कहते हैं, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में होते हैं। यह प्राणियों में पुरातन संबंध या प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। अमीबीय प्रोटोजोआ यह जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्र जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। यह अपने उत्पादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इन समुद्री प्रकार की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। इनमें से कुछ जैसे एंटी अमीबा परजीवी होते हैं। प्रोटोजोअन डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिना, औपांग कवक, पैरामेसियम। कसाबी प्रोटोजोआ इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। परजीवी कसाब प्रोटोजोआ बीमारी के कारण, जिन्हें निंद्रालु व्याधि नामक बीमारी होता है। उदाहरण के लिए ट्रेपैनोसोमा। पक्षमाभी प्रोटोजोआ यह जलीय
जलीय तथा अत्यधिक सक्रिय गति करने वाला जीवधारी है, क्योंकि इन पर शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाप पाए जाते हैं। इनमें एक गुहा ग्रसिका कहते हैं, जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमाप की लयबद्ध गति के कारण जल से तुरंत भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण के लिए पैरामेसियम स्पोरोजोआ। इस समूह में वह विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसे अवस्था पाई जाती है। इसमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति है, जिसके कारण मानव की संख्या में आघात पहुंचने वाला प्रभाव पड़ता है। कवक फंजाई जगत। परपोषी जीवों में फंजाई कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। इनके आकारिक अथवा वास स्थानों में बहुत भिन्नता होती है। अपने नम रोटी व सड़े हुए फलों में कवक को देखा गया। सामान्यतः छत्रक, मशरूम तथा कुकुरमुत्ता टोडस्टूल भी फंजाई है। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। कुछ एककोशिकीय फंजाई जैसे यीस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने में किया जाता है। अन्य फंजाई पौधे के तथा जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग पिक्सीनिया के कारण होता है। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम जैसे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। फंजाई विश्वव्यापी है और यह हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु पर पौधे पर पाए जाते हैं। यह गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। क्या आप कभी सोचे हैं कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया तथा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। फंजाई तंतुमय हैं, लेकिन यीस्ट जो एक कोशिकीय है उसका अपवाद है। यह लंबी पतली धागे की तरह की संरचना होती है, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं, जिनमें बहुकेंद्रीय कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिन्हें संकोशिका कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पट्टिका होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अधिकांश फंजाई परपोषित होते हैं। यह मृत बेस्टेट्स से घुलनशील कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करते हैं, अतः इन्हें मृत जीव कहते हैं। जो फंजाई सजीव पदार्थों तथा जंतुओं पर निर्भर करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। यह शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीकरण पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसे फंजाई सहजीवी कहलाती है। फंजाई में जननकाय खंडन, विखंडन तथा मैकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु जैसे कोनिडिया होते हैं, अथवा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन ऊएस्पोर, एस्कस बीजाणु, बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें फलनकाय कहते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। 2 चल, एक में 2 चल अथवा अचल युग्मन को
प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना इस प्रक्रिया को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। दो केंद्रकों का संलयन होने जिसे केंद्रक संलयन कहते हैं। युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना लैंगिक जनन में संयोज्य संगम के दौरान दो अगुणित कवक तंतु पास आते हैं अथवा और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में दो गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित 2n कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई एस्कोमाइसीटीज में मध्यवर्ती द्विकेंद्रिकीय अवस्था n+। फलनकाय में लगी रहती है जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं एस्परजिलस क्लेविसेप तथा न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोग में बहुत किया जाता है। इस कारण यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। यह वर्ग के आने वाले मोरिल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं और इन्हें
स्वाद भोजन समझा जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में। बेसिडियोमाइसिटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम ब्रेक फंजाई अथवा पफ बॉल है। यह मिट्टी में लट्टे तथा वृक्ष के ठूंठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगता है, जिसे कीट तथा कंठ समट कवक जाल, इसको समट भी कहते हैं, कवक जाल शाखित तथा पटीय होते हैं। इसमें अलैंगिक जीवाणु प्रायः नहीं होते, लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते, लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी विभिन्न एस्ट्रोनों वाले दो कायिक कोशिका अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होते हैं। इसमें बनने वाले संरचना द्विकेंद्रकीय होते हैं, जिसमें अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम के केंद्रक संलयन कैरियोगैमी तथा मियोसिस होते हैं, जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनाते हैं। बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जातीय उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलन काय में लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण हैं एगेरिकस हो गया, ओस्टिलैगो कंड तथा पक्सिनिया कीट फंगस हो गया। ड्यूटेरोमाइसीटीज इस प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं। यह प्रायः इसमें केवल अलैंगिक तथा कायिक प्रावस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रावस्था की खोज की जाती है, तब उसके उचित वर्ग में रख दिए जाते हैं। यह सभी संभव है कि लैंगिक अथवा अलैंगिक प्रावस्थाओं का एक नाम दे दिया गया हो और उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज में रख दिया गया हो, और लैंगिक प्रावस्था को एक दूसरे वर्ग में बाद में जब इनके अनुबंधों या कड़ी पर पता लगा और फंजाई की उच्च पहचान की हो गई, तब इन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज से निकाला गया। और एक बार जब ड्यूटेरोमाइसीटीज के सदस्यों को उच्च लैंगिक प्रावस्था का पता लग जाए, तब इन्हें स्क्लेरोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। ड्यूटेरोमाइसीट केवल अलैंगिक बीजाणु, जिसे कोनिडिया कहते हैं, से जनन करते हैं। यह इनमें कवक जाल पट्टिका तथा शाखित होता है। इनमें से कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, लेकिन इनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं अल्टरनेरिया, पॉलीटोट्राइकम या ट्राइकोडर्मा। पादप जगत फंजाई। पादप जगत में वे सभी जगत आते हैं जो यूकैरियोटिक अथवा जिसमें
क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल जिनमें क्लोरोफिल होता है। ऐसे जीवों में पादप कहते हैं, ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। इसमें से कुछ पादपों की कीट भक्षी पौधों तथा पक्षी परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। ब्लेडर वर्ड तथा वीनस फ्लाईट्रैप कीटभक्षी पौधों के और अमरबेल कस्कुटा परजीवी का उदाहरण है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होते हैं जो सेलुलोज की बनी होती है। इनके संरचना के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। 3 में पढ़ेंगे। टी जगत में शैवाल, बैरोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। पादप के जीव चक्र में 2 सुस्पष्ट अवस्था, द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा अवगुणित युग्मोद्भिद होता है। इन 2 में पीढ़ी का एकांतरण होता है। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रवस्था की लंबाई और यह प्रवस्था मुक्त जीवी अथवा दूसरों पर निर्भर करता है के अनुसार विभिन्न होते हैं। युग्मनज 2n में मियोसिस विभाजन के रूप में अगुणित n बीजाणु बनते हैं। यह बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। युग्मक नर तथा मादा युग्मकोद्भिद पर बनते हैं जो संलयन होकर बने द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होते हैं। इस प्रक्रम को संतति एकांतरण कहते हैं। आप इस जगत में विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। जंतु जगत एनिमलिया किंगडम। इस जगत के जीव विषाणु पोषी यूकैरियोटिक जो बहुकोशिकीय होते हैं और इनके कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। भोजन के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। अपने भोजन पर आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में संग्रहित करते हैं। इसमें प्राणी संपोषण अथवा भोजन के अंतर्ग्रहण करना होता है। इसमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और यह एक पूर्ण वयस्क जीव बनाते हैं जिसमें सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होता है और इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन नर तथा मादा संगम होते हैं। बाद में यह भ्रूण का विकास होता है। संघ के विभिन्न मुख्य अभिलक्षण में विस्तृत वर्णन अध्याय 4 में किया गया है। विषाणु। यहाँ पे विषाणु वायरस, वायरोइड, प्रोसंक या प्रोन तथा लाइकेन। विकेटर द्वारा सुझाव 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन और कोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायरोइड तथा प्रोसंक या प्रोन का उल्लेख नहीं किया गया है। इनमें संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। हम सभी कभी न कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रसित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इनका विकास कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं क्योंकि वास्तव में यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। क्या फर्स्ट में तो माइकोमोजेक वायरस का TMB यहाँ पे RNA का गुच्छा है। इसमें कैप्सिड है। यहाँ पे क्या है? जीवाणुभोजी सीड्स है। इसका कोलोन है और अक्षाद है। यहाँ पे तंतु पुच्छ है, मतलब पिक्चर डायग्राम दिया। वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम मानते हैं कि सजीव की कोशिका संरचना होती है। वायरस अकोशिकीय जीव है जिनमें संरचना सजीव कोशिकाओं के बाहर रौदार होती है। एक बार जब यह कोशिका को संक्रमित कर देता है तब यह मेजबान कोशिका का मशीन का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करता है और मेजबान को मार देता है। क्या
क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव निर्जीव कहेंगे? वायरस का अर्थ विष अथवा विषैला तरल। डिमित्री इवनोवस्की 1892 में तंबाकू में मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था जिन्हें वायरस नाम दिया गया। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था क्योंकि यह बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। एम डब्ल्यू बेजेरनिक 1898 ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पादपों में रस स्वच्छ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है। इन्हें इस रस अर्थात तरल को कैंटेजियम वाइनम फ्लूइडम संक्रमित जीव तरल कहते हैं। W.M. स्टेनले ने बताया कि 1835 में बताया कि वायरस को दावेदार बनाया जा सकता है और इस रोग में मुख्यतः प्रोटीन कहते हैं। यह विभिन्न विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होता है। वायरस अविकल्पी परजीवी होता है। वायरस के प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है जो आरएनए तथा डीएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होता है। वायरस केंद्रक प्रोटीन केंद्रक प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन तथा और उनके आनुवंशिक पदार्थ संक्रमित होते हैं। प्रायः सभी पादप वायरस में एक बड़ी लड़ी वाला आरएनए होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए और डीएनए होता है। बैक्टीरियल वायरस तथा अथवा जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमित करता है प्रायः दोहरी लड़ी वाला डीएनए वायरस होता है। प्रोटीन के आवरण अस्तर को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटे छोटे उप इकाइयों जिन्हें पेटी कोशक या कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर बना होता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड्स को संरक्षित करता है। पेटिकांशक कुंडलित अथवा बहुफलक ज्यामिति रूप में रहते हैं। वायरस में मम्पस, चेचक, हर्पीज तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग होता है। मनुष्य में एड्स भी वायरस के कारण होता है और पौधों में मोज़ेक बनना, पत्तियों में मुड़ाव तथा कुंजन, पीला होना तथा शीर्ष अस्पष्टता, बौना तथा अवरोध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। वायरॉइड सन 1971 में टी.ओ. डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल्स ट्यूमर्स नामक रोग होता था। वायरॉइड में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण अस्तर जो वायरस में पाए जाता है उनके अभाव होता है, इसलिए यह वायरॉइड के नाम से जाना जाता है। वायरॉइड में आरएनए का आणविक भार था प्रोसंग प्रिओन। आधुनिक चिकित्सक में कुछ संक्रमित न्यूरोलॉजिकल बीमारी असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेरित पाई गई। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोसंग कहा गया। प्रोसंग द्वारा प्राणियों में होने वाले सबसे उल्लेखनीय बीमारी बोबाइन स्पीजीफोर एन्सेफलोपैथी है, जिन्हें आमतौर पर मवेशी में मेडकाउ रोग कहा जाता है। मनुष्य में समानता रोग जैसे आर जेकब रोग होता है।
लाइकेन शैवाल अथवा कवक जो सहजीवी सहवास अथवा पारस्परिक उपयोगी सहवास। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को माइक्रोबायोम कहते हैं, जो प्रकाश स्वपोषी अथवा परपोषी होते हैं। शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है, खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यह प्रकृति में लाइकेन को देख लेता है या अनुमान लगाना असंभव है। इनमें दो जीव होते हैं। लाइकेन प्रदूषण का अच्छा सूचकता है या प्रदूषित क्षेत्रों में मिलता है। फाइनली दोस्तों पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।